हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कशन किया था कि सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है और मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ से हमें जो रिजल्ट मिला था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है तब उस सर्किट में मैक्सिमम पावर लॉस होता है, ठीक है। और उस मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आता है E²/4R, ठीक है। और जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो तब मिलती है जब सर्किट के अंदर I = E/2R करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में कि सेल का कॉम्बिनेशन किस किस तरीके से होता है। जैसे हम लोगों ने बेसिक डिटेल पढ़ी थी रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, उसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। यहाँ पर भी हमें सेल के दो कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो फर्स्ट है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे कि सिंपल है बहुत ही। मान लो ऐसे अप टू n सेल लगे हुए हमारे पास, ठीक है। और इन n सेल से एक लोड रेजिस्टेंस है जिसको यूज में लेना है हमें, ठीक है, या उसको ऑपरेट करना है इन सेल की हेल्प से। मान लो जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है कैपिटल R, और यहाँ पे जो सेल है इस सेल का EMF है E1, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इस सेल का EMF है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ये E3, ये R3। और मान लेते हैं कि इसका EMF है EN और इंटरनल रेजिस्टेंस है RN। तो ध्यान रखना बच्चों, हमें जब भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारा मेन टारगेट होता है कि इन सब सेल की वजह से इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। तो इन सब सेल की वजह से करंट आ रहा होगा इसमें, मान लेते I, तो इसके अंदर कितना करंट जा रहा होगा I, वापस से कितना करंट पहुंच रहा होगा यहाँ पे I, क्योंकि सर्किट एक ही है। तो आती बात सुन, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे करंट निकालना, तो क्या करेंगे, मान लेते इन सब का एक इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? इन सब का एक इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो जब इन सब का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो EMF निकलेंगे हम लिखेंगे हम लोग इनका E नेट, वो E नेट होता है बच्चों E1 + E2 + E3 अप टू EN, ये होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था सीरीज में जितने भी ये EMF होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ मैं सभी के बीच में प्लस प्लस लगाया बच्चों, ठीक है, क्योंकि सभी की पोलरिटीज क्या सेम है। अगर सपोज करिए मैं एक ही पोलरिटी अपोजिट कर दूं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। अगर इस पोलरिटी वाले को मैं प्लस मानता हूँ और इसकी पोलरिटी अपोजिट होती है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो फिर उसे क्या लिखना पड़ता है मुझे, माइनस के फॉर्म में। लेकिन सभी सेल यहाँ पे एक ही सिक्वेंस में, यानी कि पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसलिए मैंने सभी को क्या लिख दिया, ऐड करके लिख दिया। और इन सब का जो रेजिस्टेंस लिखूंगा मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट RN, वो कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3 अप टू RN। क्लियर है? तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्या बात समझ में आती है? यानी कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल R है, लोड रेजिस्टेंस है, ये क्या बन गया R इक्विवेलेंट, और ये क्या बन गया E इक्विवेलेंट। तो अब इस सर्किट में जब हमें करंट कैलकुलेट करना होगा तो आसान, देखो इस पूरे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके अंदर करंट निकालना तो बहुत आसान है। करंट इक्वल टू क्या होता है, I = क्या होता है, I = होता है हमारे पास E नेट/R नेट। और यहाँ पे R नेट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R + R इक्विवेलेंट होगा। भाई इसके अंदर जो R इक्विवेलेंट है ये पूरा का पूरा क्या सीरीज में, भाई इधर से I करंट आ रहा है, इधर भी I करंट जाएगा, तो इसमें जितना करंट जा रहा है उतना करंट इसमें जा रहा है, तो दोनों किसमें, सीरीज में। तो R नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, R नेट हो जाएगा E नेट अपॉन R नेट प्लस, या इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा आंसर। अब आपको सब कुछ पता है। E नेट कितना है हमारे पास, E1 + E2 + E3 अप टू EN, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना है,
R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn प्लस कैपिटल R, इसे लिख सकते हैं। ये करंट आ जाएगा हमारे पास कि इतना करंट इसके अंदर फ्लो होगा। अब समझते हैं यहाँ पे बच्चों, अगर सपोज कीजिए सारे के सारे सेल आइडेंटिकल होते हैं, सारे के सारे सेल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इफ ऑल सेल आर आइडेंटिकल, अगर ये सारे के सारे सेल आइडेंटिकल होते हैं इसका मतलब क्या होता है, सभी का ईएमएफ क्या हो जाता, सेम हो जाता। सभी का ईएमएफ क्या हो जाता, सेम हो जाता। अगर सभी का ईएमएफ सेम हो जाता यानी कि मैं सर्किट कैसा बनाता, सर्किट ऐसा बनाता, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। क्लियर है? तो ये भी ईएमएफ कितना होता, ई, ये आर, ये ई, आर, और ये कैपिटल आर होता। तो इस सर्किट के अंदर हम करंट लिख सकते थे। देखो ई ई ई कहाँ तक है, एन तक है। तो जो ई नेट आता हमारे पास बच्चों वो कितना हो जाता, है नहीं, मैं ऐसा जो लिखता ई प्लस ई अप टू एन तक लिखता। तो इन सबको जो ऐड करते तो ये कितना हो जाता, एन ई। ये नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी ईएमएफ आता हमारे पास। अगर मैं आर इक्विवेलेंट लिखता तो आर इक्विवेलेंट क्या आता, आर प्लस आर अप टू आर। तो वो आर इक्विवेलेंट हो जाता है बच्चों हमारे पास एन आर। कैसे समझ में आता है, इक्विवेलेंट भी पता चल गया, आर इक्विवेलेंट भी पता चल गया। तो अब हमारे पास ये जो सर्किट बनता वो वापस है ऐसा वाला सर्किट बनता। तो इसके लिए जब मैं करंट लिखता तो क्या लिखता बच्चों, आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट। और ई नेट कितना आया इस केस में हमारे पास, एन ई आया। तो एन ई लिखता मैं यहाँ पे, आर नेट क्या लिखता, आर नेट लिखता आर इक्विवेलेंट यानी कि एन आर प्लस कैपिटल आर। ये करंट आया हमारे पास, इतना करंट फ्लो होता। अब यहाँ पे मैं केस लगाता हूँ, केस फर्स्ट स्टडी कर रहा हूँ मैं ना, इसी की केस फर्स्ट। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, मान लेते हैं लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है तो लोड रेजिस्टेंस है। तो ये केस क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई। अगर ये आर बहुत ज़्यादा तो इस कैपिटल आर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर। यानी कि अगर ये ऐसा है तो एन आर प्लस आर इज नियरली इक्वल टू एन आर हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे से आई, तो आई इज इक्वल टू कितना मिला हमें, ई बाई आर। इतना करंट फ्लो होगा। केस 2 की बात करते हैं। जब आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन टू कैपिटल आर, जब ये बहुत स्मॉल होगा तो जो एन आर है, एन आर प्लस कैपिटल आर, तो इसको मैं नियरली इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ तो जो करंट आएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू कितना है, एन ई अपॉन कैपिटल आर। तो यानी कि जो करंट है सर्किट के अंदर वो ज़्यादा होगा एन टाइम। तो ध्यान रखना बच्चों, हम सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूज़ में लेते हैं सेल के लिए जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि उस केस में करंट क्या होता है, ज़्यादा जाता है। हम क्या चाहते हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों हम तब यूज़ में लेते हैं जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर सपोज ये कोई लोड रेजिस्टेंस है जो काफ़ी हैवी है, जैसे कि फैन वगैरह की जो मोटर्स वगैरह होती है, वो मोटर्स क्या होती है, काफ़ी हैवी। अब मुझे उसे चलाना है और मेरे पास 4-5 सेल है, तो मैं उन 4-5 सेल को क्या करूँगा, सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। सीरीज़ में कनेक्ट करने से क्या होगा, जो सेल की जो फैन की मोटर है उसको ज़्यादा क्या चाहिए, पावर चाहिए, करंट चाहिए। तो ज़्यादा करंट में तभी फ्लो करवा सकता हूँ जब मैं सेल किस में लगा दूँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा दूँ। तो अगर मुझे कोई हैवी लोड वाली अप्लायंस चलाना है जिसका लोड क्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें सेल को किस में लगाना पड़ता है, सीरीज़ में लगाना पड़ता है, और इस वजह से वहाँ पे करंट हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमें पता चल ही चुका है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो हमें कब यूज़ में लेना है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, काफ़ी कम हो, और
जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे व्हेन वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज वेरी हाई as compared to internal resistance, ठीक है। Then we use series combination. तो हम क्या यूज में लेते हैं, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज में लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कई सारे सेल है, तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन है सेल्स का, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए इसका EMF E1 है या सभी के E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो हमसे पूछेगी इसका E नेट बताओ, तो हम तो आसानी से बता सकते हैं E नेट। सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5E। अगर कोई R नेट पूछे तो R नेट भी हम बता सकते हैं। कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R यानी कि 5R सीरीज में 5R। अगर मैं इसे लोड रेजिस्टेंस लगा दूं तो मैं करंट भी बता सकता हूं, ठीक है। तो इसको अगर लोड रेजिस्टेंस लगा दे तो हम करंट भी बता सकते हैं, आसान था। देखना एक और चीज़ समझना, अगर सपोज कीजिए बच्चों में इनमें से किसी भी एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता हूं, मान लेते हैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इस एक की पोलैरिटी रिवर्स है, हर एक में ये पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, लेकिन एक क्या है, नेगेटिव है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो उसको माइनस के साथ लिखूंगा। तो जो इसका ई नेट आएगा ए और बी के बीच में, तो वो ई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, वो ई नेट हो जाएगा ई प्लस ई। इसको क्या लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा, ठीक है। इसका प्लस ई, तो इस ई से ये ई कट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना है हमारे पास, 3E। लेकिन जब मैं आर नेट लिखूंगा बच्चों, तो आर नेट के लिए ध्यान रखना कि इनमें कोई पोलैरिटी अपोजिट नहीं होगी, इसको एज इट इज लिखना है, यानी कि R प्लस R यानी कि 5R। यानी कि जो EMF है वो तो कम हो गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई कमी नहीं आई। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब हम किसी सेल के अंदर या एक सेल की कॉम्बिनेशन के अंदर, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम किसी एक सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो उस कॉम्बिनेशन में से 2 सेल खराब हो जाते हैं। देखो जब सभी लगे हुए थे तो ई नेट कितना मिल रहा था हमें, 5E, ठीक है। लेकिन जब हमने एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स किया तो हमें EMF कितना मिला, 3 के बराबर ही मिला। यानी कि आप एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स करोगे तो उसकी वजह से एक और सेल भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने सेल की पोलैरिटीज को रिवर्स करते हो उसके डबल सेल उस सर्किट में डैमेज हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों। एक अगर मुझे 2 सेल खराब करना है तो मैं एक को रिवर्स कर दूंगा, उसमें 2 सेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाए, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा और रेजिस्टेंस भी सर्किट में बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, व्हेन वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ 1 सेल देन द 2 सेल आर डैमेज इन द सर्किट। यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन वी रिवर्स द पोलैरिटी of 1 cell in the series combination,
then 2 cell are damaged। डैमेज, 2 सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, समझते हैं कि मान लेते हैं आपके पास सेल्स का कॉम्बिनेशन है कुछ, ठीक है। मान लेते हैं मुझे पता नहीं आपके पास कितने सेल है, ठीक है, या ये मान लेता हूँ मैं, चलो आपके पास 20 सेल है, कितने सेल है, 20 सेल है, ठीक है। अगर आपके पास 20 सेल है, 20 आइडेंटिकल सेल है। अब जब 20 आइडेंटिकल सेल को हम सीरीज में लगाते हैं, आइडेंटिकल सेल का मतलब ये ध्यान रखना बच्चों कि उनका ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। तो 20 आइडेंटिकल सेल है, उन 20 आइडेंटिकल सेल को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो सर्किट के अंदर करंट आई फ्लो होता है। कितना करंट फ्लो होता है, आई। अब सपोज कीजिए आप लैब से बाहर गए और आपका फ्रेंड आया लैब के अंदर और उसने कुछ सेल की पोलरिटी को रिवर्स कर दिया। हमें पता नहीं कितने सेल की पोलरिटी को रिवर्स किया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। और जब फिर आपने आके सर्किट को चलाया तो सर्किट के अंदर जब वापस से सर्किट जोड़ा तो उसमें करंट देखा, तो करंट पहले आई फ्लो हो रहा था, अब करंट I/5 फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है कि उस सर्किट के अंदर आपका जो फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने कितने सेल को रिवर्स किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यू हैव 20 आइडेंटिकल सेल, the identical cell, and all are connected in series. Due to this, current flow in the सर्किट इज आई। कितना करंट फ्लो होता है, आई फ्लो होता है। नाउ योर फ्रेंड रिवर्स द पोलरिटी ऑफ सम सेल्स, ठीक है। Due to this, current flow in the circuit is I/5। कितना हो गया करंट, I/5 हो गया। Then find out how many cells are रिवर्स्ड बाय योर फ्रेंड। क्या आपके फ्रेंड ने कितने सेल रिवर्स किए, ठीक है। बहुत ही आसान, 2 मिनट का टाइम है, आप सोचिए, फिर करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाता हूँ मैं कि आपके पास क्या है, 20 आइडेंटिकल सेल है, मतलब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और ईएमएफ भी सेम है। उन सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया है, तो सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट फ्लो होता है आई। कितना करंट फ्लो होता है, आई। अब आपसे बोला गया कि आपके फ्रेंड ने उसमें से कुछ सेल की पोलरिटी को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। अगर रिवर्स कर दिया जाएगा तो उसके बाद उस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है, I/5। तो आपको बताना है कि आपके फ्रेंड ने कितने सेल रिवर्स किए हुए होंगे। तो कैसे करेंगे, आपके पास कोई आइडिया होगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो अगर मैं बात समझने की कोशिश करूं, इनिशियल केस में जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना हो रहा था, आई फ्लो हो रहा था। तो हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नेट बाई आर नेट होगा नहीं होगा। और ई नेट सभी 20 के 20 सेल किस में लगे हुए थे, सीरीज में लगे हुए थे। तो क्या लिखूंगा मैं, 20E यही लिखूंगा, डिवाइडेड बाई आर नेट को क्या लिखेंगे, आर इक्वलेंट प्लस कैपिटल आर, क्योंकि इसका सर्किट ऐसे बना हुआ होगा। ये कैपिटल आर होगा, ये ई नेट और ये आर नेट होगा। होगा या नहीं होगा? तो ई नेट तो कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 20 की 20 सीरीज में है। तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, 20 आर आएगा, वो भी लिख सकता हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 20E अपॉन 20R प्लस कैपिटल आर।
इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकंड वाले केस में क्या हुआ बच्चों, सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि कुछ सेल को रिवर्स कर दिया। तो मान लेते हैं हम उसने कितने सेल को रिवर्स किया, लेट एक्स सेल उसने रिवर्स कर दिया। लेट यहाँ पे मान लेते हैं लेट एक्स सेल सेल्स आर रिवर्स्ड। उसने एक्स सेल को रिवर्स कर दिया तो हमें इस एक्स की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि हम जितने सेल रिवर्स करते हैं ना उसके डबल सेल डैमेज हो जाते हैं सर्किट में। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक्स सेल को रिवर्स किया तो कितने डैमेज हो चुके होंगे, 2x। तो जो EMF बचा होगा वो 20 में से कितना माइनस हो जाएगा, तो जो नया करंट है वो I/5 है। कितना करंट है नया करंट, I/5, ठीक है। तो सर्किट के अंदर अब जो EMF बचेगा वो 20 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2x। ये क्यों माइनस किया, क्योंकि 20 पहले नेट था, अब उसमें से कितना कम हो गया, 2x। 2x क्यों लिखा, क्योंकि x अगर मैंने रिवर्स किया तो डैमेज कितने हो जाते हैं सर्किट के अंदर से, कितने डैमेज हो जाता है उसके डबल। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 थे, 5 में से मैंने एक को रिवर्स किया था तो कितने डैमेज हो चुके थे, 2। तो अगर मैंने x को रिवर्स किया है तो कितने डैमेज हो चुके होंगे, 2x। तो जो नेट EMF बचेगा, पहले 20 था, 20 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2x। अब हमें पता है कि जो R इक्विवेलेंट है और इस R में तो कोई चेंज नहीं आता, देखो यहाँ पे भी R में कोई चेंज नहीं आया था, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें तो वही रहने वाला है, 20R प्लस कैपिटल R। ये इक्वेशन 2। अब देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, वही करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इधर देखिए बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ऑन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, इस फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे। जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 = 20E अपॉन, सॉरी यहाँ पे E आएगा बच्चों, मैंने गलत लिख दिया, 20E, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 20E - 2x। क्या बात समझ में आती। तो जब मैं इसको इससे सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100E माइनस का 10x = 20E। तो 10x = कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 120E। तो x = आ जाएगा हमारे पास 12, यानी कि उसने कितने सेल रिवर्स कर दिए, 12 सेल उसने रिवर्स कर दिए। जब वो 12 सेल रिवर्स कर देगा तो कितने सेल डैमेज हो चुके हैं हमारे पास, आती बात में, कितने सेल रिवर्स कर दिए उसने, x 12 सेल रिवर्स कर दिए उसने। क्या बात समझ में आती है यहाँ पे, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे गलती होगी मेरे साथ, मैंने मैथमेटिकली रॉन्ग कर दिया, क्योंकि इस 10 को मैं इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, लेकिन इस 20 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो ये 80 होगा। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, 80E आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो उसने कितने सेल रिवर्स कर दिए, 8 सेल रिवर्स कर दिए। क्या बात समझ में आती है यहाँ पर, वो बाय मिस्टेक गलती होगी बच्चों, सॉरी। तो कितने सेल रिवर्स कर दिए उसने, 8 सेल उसने रिवर्स कर दिए, क्योंकि 8 के डबल करूँगा तो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। ये आएगा। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रफ कर देता हूँ उस पूरे को। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, वो आता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसमें पहले मैं आप लोगों को सारे आइडेंटिकल सेल वाले के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंट सेल वाले के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है। ऐसे अप टू n तक है, ये कहाँ तक है, अप टू n तक। ये E, ये R। इन सब के जो कॉमन पॉइंट है, इसका इसका इसका, वो सब कॉमन पॉइंट एक एंड से जुड़े हैं और इन सब का कॉमन पॉइंट एक एंड से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा का पूरा हमारे पास एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है।
कुछ इस तरीके से। तो हमारा वापस से पर्पज क्या है कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो रहा होगा, और ये आइडेंटिकल है बच्चों, तो इन सब में करंट भी क्या जा रहा होगा, सेम सेम जा रहा होगा। इसमें I/N 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 इतना करंट जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट ओके। तो इन सब में करंट भी आइडेंटिकल सेम सेम जा रहा है, क्योंकि ये सेल ये सेल ये सेल ये सेल सब सेल सेम है। तो इसमें करंट I/N, इसमें I/N, इसमें I/N, इसमें I/N करंट जा रहा होगा। इसमें कितना करंट जा रहा होगा, I। हमारा टारगेट यही होता है I करंट कैलकुलेट करना। तो ध्यान रखो, जब मैं इन सब का इक्विवेलेंट लिखूंगा बच्चा, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट जो सर्किट बनेगा वो वैसा ही बनेगा जैसा अभी हम लोगों ने सीरीज में बनाया था। कुछ इस तरीके से ये स्मॉल r है, यानी कि R नेट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इसे हम बोल सकते हैं। ये E इक्विवेलेंट होगा और ये R होगा। तो जब इसमें करंट मुझे कैलकुलेट करना होगा बच्चों, तो क्या आएगा, E नेट अपॉन R नेट होगा। और इस E नेट को हमें कैलकुलेट करना है, और इस R नेट को क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस ये, यानी कि R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R। तो ध्यान से समझना बच्चों, जब ये सारे के सारे सेल पैरेलल में जुड़े और सभी का EMF सेम हो, तो जो इसका E नेट आता है बच्चों, क्या आता है, E नेट, वो E के बराबर ही आता है। किसके बराबर आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पैरेलल में अगर हर कोई चीज़ सेम है तो इन सब का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो इन सब का जो E नेट आएगा वो कितना आएगा, E आएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, इन सब का जो R नेट आएगा या R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा R/N। कितना आएगा, R/N, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए, और कितने हैं ये, N है, तो R/N हो जाएगा। E नेट कितना रहेगा, E ही रहेगा, E और E सभी का सेम ही रहेगा। ये कैसे आता है वो उसका एक जनरल डेरिवेशन है, वो भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर लेंगे। R नेट कितना हो जाएगा, R/N, पैरेलल में पता है तो आपको मैंने बताया था। तो ये वाली वैल्यूज अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, E नेट की जगह पर हमें क्या मिलेगा, E नेट की जगह पर E मिलेगा, R इक्विवेलेंट की जगह पर R/N मिलेगा प्लस कैपिटल R। तो जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये कुछ ऐसा आएगा, LCM लूँगा तो इसका NE अपॉन R प्लस NR, इतना करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर। आई होप आप मेरी बात को समझ पाओगे। वापस से अब इसमें 2 केस लगाते हैं हम लोग। केस 1 क्या लगाते हैं, 2 केस लगाते हैं। केस 1 क्या होगा, जब R क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, किससे, कैपिटल R से। ठीक है, जब R बहुत ज़्यादा होगा तो आप खुद सोचिए, जब कैपिटल R से बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो टर्म है R प्लस N कैपिटल R, इसमें आप इसे क्या लिख सकते हो, स्मॉल r के बराबर लिख सकते हो। तो जब मैं करंट लिखूंगा तो I इजिकल टू क्या मिलेगा मुझे, NE अपॉन R। तो इसमें करंट क्या हो गया, N टाइम्स हो गया बच्चों, इस वाले केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। अगर मैं केस 2 लेता हूँ, केस 2, R इज़ वेरी वेरी लेस देन टू कैपिटल R, तो इस केस में आपको R प्लस NR इज़ नियरली इक्वल टू क्या मिलने वाला है, NR मिलने वाला है। तो जब मैं यहाँ पे करंट लिखूँगा तो करंट क्या मिलेगा मुझे, देखो NR अपॉन NR, NE अपॉन NR मिलेगा, तो इससे कट हो जाएगा, यानी कि E/R मिलेगा। तो अब आप सोचो आपको जो करंट मिलेगा किस वाले टर्म में ज़्यादा मिलेगा, इस वाले टर्म में ज़्यादा मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब यूज में लेते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो, किससे, लोड रेजिस्टेंस से। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब यूज में ले रहे थे, जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज में ले रहे थे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम तब यूज में लेंगे जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो, किससे, इस इंटरनल रेजिस्टेंस से। देखो यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन we can use when the value of internal
resistance is very high as compared to load resistance। क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो आपको न्यूमेरिकल देख के समझना पड़ेगा कि कब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना, कब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना। सीरीज कॉम्बिनेशन तब लगाना जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस से। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब लगाना है जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो, किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यानी कि हमें कोई नॉर्मल जिसका, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखे होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जो रजिस्टर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है, उनका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। तो उस केस में हम जो सेल लगाएंगे वो सेल किस में लगाएंगे? हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब मैं आपको अलग अलग वाले भी बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं एक दो सेल से समझाता हूँ, क्योंकि ये तो सभी आइडेंटिकल था, अलग अलग वाले सेल वाला समझाता हूँ, उसका डेरिवेशन ही बता देता हूँ बच्चों, ठीक है? मान लो ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। मैं दो से ही बता रहा हूँ, ठीक है? और ये लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है? कितना? R। मान लेते इन दोनों सेल की वजह से इस सर्किट के अंदर जो करंट आता है वो आता है I। कितना आता है? I करंट आता है। इसमें से कितना करंट जाएगा? I जाएगा। यहाँ पे से जब I करंट जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा कितना? यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा वो हो रहा होगा V = IR। क्लियर है? तो इसमें से करंट जाएगा भी कितना? I। यहाँ पे पहुँचेगा भी कितना? I। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्योंकि सभी सेल आइडेंटिकल थे इसलिए हर एक सेल के अंदर करंट क्या जा रहा था? सेम जा रहा था। और वो करंट कितना था? I/N। ठीक है, कितना था? I/N था हर एक के अंदर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे इस सेल का EMF अलग है, इस सेल का EMF अलग है। तो इस वाले सेल और इस वाले सेल के अंदर करंट भी क्या जा रहा होगा? अलग अलग। तो यहाँ से जो करंट जा रहा होगा वो अलग जा रहा होगा, तो यहाँ से निकल भी जो करंट रहा होगा वो अलग रहा होगा, I1। यहाँ से कितना करंट निकल रहा होगा? I2। लेकिन इतना मुझे पता है कि यहाँ पे जितना EMF होगा इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में जितना EMF होगा उतना ही EMF इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में होगा, उतना ही इन दोनों की, यानी कि इन दोनों हर एक के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ हो रहा होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में भी होना चाहिए। तो उसी तरीके से कि इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के बीच में और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V है। कितना है? तो इस वाले के केस में मैं पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा फर्स्ट वाले के केस में, ठीक है? इस वाले के केस में तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है? कैसे लिखेंगे? वो पोटेंशियल ड्रॉप V = E1 - I1 × R1। ये कैसे लिखा? समझ में? मैंने आपको सिखाया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देखो कैसे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ हो रहा होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप मैंने कितना माना? V माना। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने आपको डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में सिखाया था, ऐसे याद हो तो, यहाँ पे E था, यहाँ पे R था, इसमें से करंट I आ रहा था, तो यहाँ पे A था और यहाँ पे B था। तो A और B के बीच में जो हमने पोटेंशियल ड्रॉप लिखा था VA - VB, वो क्या लिखा था? E - IR लिखा था। ऐसे ही तो सर्किट था वो, क्योंकि याद हो तो आपको मैंने इसके नीचे एक रेजिस्टेंस लगा था, ऐसे V बोला था और ये V = IR था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसके बीच में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना इसके बीच में होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे V है तो इसके बीच में V होगा और इसके बीच में V होगा और V = E - I1 R1 होगा, ठीक है? तो यहाँ पे से मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे से मैं I1 की वैल्यू निकालता हूँ। I1 = हो जाएगा E1 - V/R1। इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। इसी तरीके से बच्चों इस वाले सेल के लिए भी लिख सकता हूँ। इस वाले सेल के लिए जितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा दोनों एंड के बीच में उतना ही यहाँ हो रहा होगा, और यहाँ पे कितना हो रहा है? V हो रहा है। तो V = क्या होगा? E2 - I2/R2 होगा। तो यहाँ पे से भी मैं I2 की वैल्यू लिख सकता हूँ, E2 - V / R2। इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि जो करंट I1 और I2 ये दोनों मिलके किसके बराबर होना चाहिए? I के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे से क्या ले सकता हूँ? यहाँ पे से लिख सकता हूँ I = I1 + I2, क्योंकि टोटल करंट तो इस I के बराबर है ना। I1 + I2 = I। अब इस इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन 2 से I1 और I2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है? तो I = हमें क्या मिलेगा बच्चों? I = हमें मिलेगा
E1 बाई R1 माइनस का V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस का V बाई R2, क्या यही मिलेगा? ठीक है बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह स्पेस चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए फिलहाल आप। तो देखिए बच्चों, अब हमने ये इक्वेशन लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस का V कॉमन ले लिया मैंने। देखो इसमें भी V है, इसमें भी V है, तो V कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या ये मिला या नहीं मिला? मिला। देखो इसको ऐसा ही रख रहा हूँ मैं, अब आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाता तो क्या बनता? इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता वो कुछ ऐसे बनता। ये E इक्विवेलेंट होता, ये R इक्विवेलेंट होता और ये कैपिटल R होता, यही होता। और इस सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा होता, तो मैं यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो रहा होता? IR होता। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आता वही यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आता, यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आता तो V इज इक्वल टू मैं क्या लिखता? V इज इक्वल टू लिखता मैं E इक्विवेलेंट माइनस का I R इक्विवेलेंट। ये लिखता है ना? लिखता। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट लिखता नहीं? लिखता। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और इस V की जगह पर क्या लिख सकता था मैं? IR लिख सकता था। क्या लिख सकता था मैं? IR। यहाँ पे आप IR लिख सकते हो, लिखना चाहो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम लोग। देखो क्या दिक्कत है, समझना। यहाँ पे V है, यहाँ पे V के साथ कुछ मल्टीप्लाई में, इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ I, यहाँ पे I तो है ही सही। ठीक है, ये V लाना है मुझे यहाँ पे। अगर मैं इसे अभी कंपेयर कर सकूँ, यहाँ पे V अकेला चाहिए मुझे। ठीक है, अगर V अकेला चाहिए तो कैसे क्या होगा समझते हैं। ठीक है, मैं इसको V की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मैं इस V को इस तरफ यहाँ I को इस तरफ भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ बच्चों। ठीक है, और इसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। तो V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल टू E1 बाई R1 E2 बाई R2 माइनस का I। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सिंगल V है, यहाँ पे V के साथ कुछ मल्टीप्लाई में, तो मुझे इसे हटाना है। इसे हटाने के लिए क्या होगा बच्चों? इस इक्वेशन को, इसको मैं पूरी से डिवाइड कर दूँ। जब पूरी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? देखो इस 1/R1 प्लस 1/R2 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे के पूरे को। ठीक है, ठीक है, तो समझना आप लोग कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 1/R1 प्लस 1/R2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या होगा अरेंजमेंट समझना। डिवाइड कर देंगे तो कट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्या यही मिलेगा? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस का I डिवाइडेड बाई, क्या यही होगा? अगर यही होगा तो अब कंपैरिजन से समझना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको। इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिखा जा सकता है? तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो इस E इक्विवेलेंट की जगह पर हमें क्या मिला? ये मिला। और इस R इक्विवेलेंट की जगह पर क्या मिला? ये मिला हमें। क्लियर है ना? तो ध्यान समझना, बाय कंपैरिजन ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली, इसे मान लेते हैं हम लोग 1 2 दे देते ना, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ है। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें क्या मिला बच्चों? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिला E1 बाई
R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये आ गया ई इक्वलेंट निकालना। और R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या मिला, R इक्वलेंट इज इक्वल टू मिला 1/1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 बाई R इक्वलेंट, उल्टा कर देते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और ये तो आना भी चाहिए था क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अप टू 1 बाई Rn होता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको मैं जनरल कर दूँ, अगर यहाँ पे इन 2 सेल की जगह पर n सेल होते तो फिर क्या होता, फॉर जनरल तो जनरल के लिए जो ई इक्वलेंट आता वो कितना था, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अप टू En बाई Rn डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू 1 बाई Rn, यह आता आपके पास। और R इक्वलेंट का फॉर्मूला तो आपको पता है, इस तरीके से आप ई इक्वलेंट निकाल सकते हो किन्हीं भी सेल के लिए जब अलग अलग EMF दिया हुआ। और जब मैंने सेम सेम लिखा था तो जो आप इन सबको सेम सेम लिखोगे E1 बाई R, E बाई R, E बाई R, E बाई R, तो उसमें से पूरे में से 1 बाई R1, 1 बाई R, 1 बाई R कॉमन आके इस पूरे से कट हो जाएगा और वो कॉमन कितना बचेगा, E ही बचेगा। क्या बात समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने जब ई इक्वलेंट लिखा था, जब सभी सेल का EMF सेम था तो आंसर ई आता है, और डिफरेंट डिफरेंट हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज़ में लेना है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसे समझते हैं। तो इक्वलेंट पता चल गया, R इक्वलेंट आपको पता है ही सही, वन बाई Rn। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हो गया। बस आपको याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब यूज़ में लेना होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कॉमन इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा इसका, इसमें तो इक्विवेलेंट आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो, बहुत बहुत ज़्यादा हो, किससे, इस लोड रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसके पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमें कोई 2 सेल दिए हुए हैं ऐसे, ऐसे गिवन है और हमसे बोला गया कि R इज इक्वल टू 10 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये है हमारे पास 4 वोल्ट और ये है हमारे पास 2 वोल्ट। तो आपसे बोला गया कि इस रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, कर सकते हैं। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों सेल किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल की वजह से हम इसमें क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, इन दोनों का कंबाइंड निकाल लेंगे, इन दोनों को कंबाइंड एक रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ये ई इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो ये आर आ जाएगा, तो इस सर्किट के अंदर करंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। आसान है, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ई इक्विवेलेंट का भी हमने फॉर्मूला सीखा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये होगा E1 कितना है 4 बाई 1 प्लस 2 बाई 1। ध्यान रखना बच्चों, दोनों की पॉलिटी सेम है इसलिए प्लस ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक की पॉलिटी प्लस होती है, एक की इधर नेगेटिव होता, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना होता, माइनस, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, नीचे कितना हो गया 2, तो ये 3 वोल्ट आ गया आंसर। ई इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। 2 सेल के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल में, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 1 बाई 2। सब कुछ मिल गया हमें। अब तो मैं आई इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस कैपिटल आर। यानी कि जो सर्किट बना तो ये ई इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 3 वोल्ट,
आर इक्वलेंट कितना है 1/2 यानी कि 0.5। तो अब तो आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम इसे, ई इक्वलेंट लिखेंगे हम लोग 3 डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट लिखेंगे 0.5 और आर लिखेंगे हम लोग 10। क्लियर है, या इसे 1/2 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 20 + 1 21, यही होगा। तो 3 से 21 कितने टाइम कट हो जाएगा, 7 टाइम। तो I = आंसर आ जाएगा 2/7 एम्पियर। क्या आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए एक और देखिए बच्चों, इसी टाइप के सवाल है, कई सारे सवाल है, हमसे ऐसे भी दिया जा सकता है यही सवाल। मान लेते हैं कि ये एक सेल है, बीच में रेजिस्टेंस दे दिया ऐसे, ऐसे मान लो ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 वोल्ट है और ये 2 ओम है। तो आपसे पूछा गया कि इसके अंदर कितना करंट जाएगा। तो हमें पता है इसमें से करंट कितना आ रहा होगा। मान लेते I1 करंट आ रहा होगा, इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, I2 करंट। तो यहाँ पे से I1 करंट जहाँ आ रहा होगा, यहाँ पे से I1 जा रहा होगा, यहाँ पे से कितना जा रहा होगा, I जा रहा होगा। तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं वापस, ये वाला सेल और ये वाला सेल किस में, पैरेलल में, किस में, पैरेलल में। तो इनका कंबाइंड निकालेंगे, कंबाइंड निकालेंगे तो हम इस सेल को, इस वाली ब्रांच को यहाँ से उठा के यहाँ लगा सकता हूँ ना, मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको इस फर्स्ट वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, इस वाले ब्रांच को मैंने यहाँ लगा दिया बीच में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम और ये R = 4 ओम है। और इसको तो आप लोग लिख ही सकते हो आसानी से। ये E इक्वलेंट, ये R इक्वलेंट और ये R। तो देखो E इक्वलेंट तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसमें। देखो मैंने क्या बोला था, जब सेम सेम हो तो आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो E इक्वलेंट कितना हो गया, 4 हो गया। R इक्वलेंट क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2 है, ये 2 है, तो 2/2 लिखेंगे, ये लिखते हैं R/N पैरेलल के लिए। तो ये 1 हो गया। अब तो हमें I तो आसानी से लिख देंगे। इस सर्किट के अंदर जो I आ रहा होगा वही तो करंट इसके अंदर जा रहा होगा I। तो I = क्या होता है, E इक्वलेंट बाई कैपिटल R होगा। तो E इक्वलेंट कितना है हमारे पास 4, R इक्वलेंट कितना है 1 और कैपिटल R कितना है 2। ठीक है, सॉरी कैपिटल R 4 है, 4 है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, 4 हो। तो 4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 4/5 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ऐसे सिंपल कई सारे सवाल आपको दिए जा सकते हैं बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और है वो भी करवा देता हूँ। मान लो आपको ऐसा बोला हुआ है बच्चों कि ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है। ठीक है, लेकिन आपसे बोला गया कि इसका EMF E है और इसका EMF भी E है और ये कैपिटल R है। क्या इतना समझ में आता है? अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। आपसे बोला गया है कि जो फर्स्ट सेल है ना, यानी कि A और B के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। ये जो A और B है, एक सेल है, इसके बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। तो आपको बताना फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड कैपिटल R। इफ देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट A एंड B, इस A और B के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, देन फाइंड the relation between R1, R2 and capital R।
इसमें रिलेशन बताना है आपको बच्चों, ठीक है। यानी कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो इस R1, R2 और कैपिटल R में रिलेशन बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो रहा होगा, I, तो इसमें करंट जा भी कितना रहा होगा, I, ठीक है। और ये I में कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने सीखा E नेट बाई R प्लस R इक्वलेंट। तो E नेट तो कितना है हमारे पास 2E, क्योंकि दोनों किस में सीरीज में, डिवाइडेड बाय कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R है, और R इक्वलेंट कितना आएगा सीरीज में है तो R1 प्लस R2। इस सर्किट में करंट इतना जा रहा है, क्लियर है। अब क्या मैं इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकता हूँ कि मान लेते हैं कि इस पूरे के यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1 है, कितना है V1 है, तो मैं V1 तो कैलकुलेट कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि करंट इसमें ऐसे आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बता सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था डिस्चार्जिंग ऑफ सेल से। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ E माइनस IR1। और आपसे बोला गया कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है V1 वो 0 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये 0 इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ पे से E इज इक्वल टू क्या हो गया IR1, और इस I की वैल्यू हमने यहाँ पे से कैलकुलेट की हुई है। तो E इज इक्वल टू 2ER1 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। तो इससे ये कट हो गया। तो अगर आप ध्यान से समझोगे बच्चों तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। तो R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R1। तो यहाँ पे एक R1 है और यहाँ पे 2R1 है, इधर जाएगा तो इससे कट हो जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास R1 माइनस R2। ये रिलेशन आ गया दोनों में बच्चों, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें एक और टॉपिक बचता है बच्चों, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।